हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम बैक वंस अगेन टू इनसाइडरपीडिया। तो दोस्तों, मैं रिसेंट में एक फार्मास्यूटिकल कंपनी स्टडी कर रहा था और कंपनी को स्टडी करते करते मैं चाइना के इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस पे स्टडी करने लगा कि चाइना के पास्ट 10 ईयर्स में इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस कैसे थे और फ्यूचर में क्या इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस हो सकते हैं। तो अभी आप ये सोच रहे होंगे कि एक फार्मास्यूटिकल कंपनी को स्टडी करते करते चाइना के इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस पे मैं कैसे स्टडी करने लगा। तो चलिए देखते हैं कि वो कौन सी कंपनी थी और उस कंपनी के बारे में आज डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये भी देखेंगे कि कंपनी की क्या करंट टाइम में जो है फाइनेंशियल हेल्थ क्या है, फ्यूचर में क्या आउटलुक हो सकता है और करंट टाइम में मेरी क्या इन्वेस्टमेंट अप्रोच होगी। तो कंपनी का नाम है गुजरात थेमिस बायोसिन लिमिटेड। ये कंपनी इंडिया में फर्स्ट ऐसी कंपनी है जो उन्होंने रिफामिसिन का कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट किया था, जो कि एक एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग है। जो गुजरात थेमिस बायोसिन लिमिटेड जो है फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो कि फर्मेंटेशन प्रोसेस में काफ़ी एक्सपर्टीज़ है। लुइस पास्चर जिन्होंने फर्मेंटेशन प्रोसेस को स्टार्ट किया था, ग्लूकोज को एथेनॉल में कन्वर्ट किया था। ये इसका यूज़ होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से अदर ऑर्गेनिक मटेरियल और फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट बनाने में यूज़ होता है इस प्रोसेस का, जिससे हम जो है प्रोटीन, एंजाइम और इंसुलिन जैसे प्रोडक्ट जो है ऑब्टेन करते हैं ड्यू टू फर्मेंटेशन प्रोसेस से। और इस फर्मेंटेशन प्रोसेस से जो है इंडिया में वुहान कॉरपोरेशन से कोलैबोरेट करके कंपनी ने रिफार्मेसिन का जो है कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट किया। और वुहान कॉरपोरेशन की इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट भी थी। और कंपनी की अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो वुहान कॉरपोरेशन के पास जो है 26.5% स्टेक थी। अभी करंट टाइम में जो है इन्होंने एग्जिट कर दिया। और फार्मास्यूटिकल बिजनेस ग्रुप के पास 51% स्टेक है। और थेमिस मेडिकेयर लिमिटेड जो कि एक फार्मास्यूटिकल पब्लिक लिस्टेड कंपनी है, इसके पास 23% स्टेक है। तो प्रमोटर्स के पास 74.99, जो मैक्सिमम अलाउड है 75%, उतनी स्टेक जो है प्रमोटर्स के पास है। तो चलिए चलते हैं, ये रहा प्रमोटर्स के बारे में। अब देखते हैं कि बिजनेस में क्या चेंज हुआ रिसेंट में। ये जो काफ़ी इंटरेस्टिंग हो गया, कंपनी का शेयर प्राइस अगर बात करें तो जो 30 से 40 रुपये का हुआ करता था, आज 500 से 600 रुपये का शेयर प्राइस हो गया। कंपनी की रेवेन्यू अगर बात करें पिछले 3 सालों में तो तकरीबन 40 से करोड़ की हुआ करती थी, आज 127 करोड़, ऑलमोस्ट 3 टाइम्स हो गई 4 सालों में। कंपनी का प्रॉफिट जो 4-5 करोड़ का हुआ करता था, कई पिछले 10 सालों से कुछ चेंजेस नहीं हुए थे खास, वो अचानक से 3 ही साल में जो है 10 टाइम्स हो गया। 5 करोड़ का प्रॉफिट तकरीबन 50 करोड़ का हो गया। तो उसके पीछे का रीज़न ये है कि कंपनी ने जो है बिज़नेस मॉडल ही चेंज कर दिया। जो पहले कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करती थी, कंपनी को एक फिक्स्ड प्रॉफिट होता, तो कंपनी ने कहा कि हम जो है लाइसेंस की फ़ीस दे देते हैं, नो हाउ एक्सपर्टीज़ की फ़ीस दे देते हैं और प्राइस हम खुद डिसाइड करेंगे। अगर प्राइसेस हमारे ज़्यादा होते हैं तो कंपनी का प्रॉफिट होगा, और अगर कंपनी माल बेच नहीं पाती है तो जो उनकी फ़ीस है वो पे करनी पड़ेगी। तो ये रिस्क तो कंपनी ने लिया, लेकिन उसका वजह से बेनिफिट काफ़ी हुआ। 18% से प्रॉफिट मार्जिन बढ़ करके 30% हो गया। आप ये देख सकते हैं कि 18% का प्रॉफिट मार्जिन बढ़ करके 50% हो गया। उसकी वजह से आपका प्राइस जो है, प्रॉफिट और जो है प्राइसेस, शेयर प्राइस कैसे अफेक्ट हुआ वो हमने देख ही लिया है। इसके अलावा बात करें जो है इलेक्ट्रिसिटी का कैसे रिलेशन है। एक्चुअली जो ये फर्मेंटेशन प्रोसेस है उसमें इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा कंज्यूम होती है। अगर यहाँ पे बात करें सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट की, तो एनुअल रिपोर्ट में मैंने देखा कि पावर चार्जेस जो इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट है, ये INR में दिया हुआ है, लाख में दिया हुआ है। तो 12-12.5 करोड़, 12.6 करोड़ जो है कंपनी की जो कॉस्ट है, ये सिर्फ है पावर कॉस्ट। और कंपनी की टोटल रेवेन्यू जो है FY21 में अगर बात करें तो ये थी 91 करोड़ की, यानी 91 करोड़ में 12.5 करोड़ तकरीबन जो है इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट है, जो कि 13 से 15% टोटल सेल्स का हो जाता है। तो 13 से 15% अगर सेल्स का जो है कॉस्ट सिर्फ पावर का है, तो ये समझ में आता है कि कंपनी को बहुत ज़्यादा कॉस्ट जो आ रही है पावर की ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग में। तो यही इसी वजह से जो है चाइना का प्राइसेस काफ़ी अफेक्ट करता है इस कंपनी को बिजनेस में, क्योंकि पास्ट में जो है चाइना में काफ़ी सस्ती इलेक्ट्रिसिटी थी एज़ कम्पेयर टू इंडिया। इसीलिए जो है चाइना में सबसे कम कॉस्ट पे जो है ये फर्मेंटेशन प्रोसेस होती थी, और वहाँ पे सबसे सस्ते में जो है चाइना में जो है ये जो प्रोडक्ट होते हैं वो तैयार होते थे। लेकिन रिसेंट में ऐसा हुआ कि चाइना में पावर कॉस्ट बढ़ गई, इतनी ज़्यादा पावर की सप्लाई की डिमांड, काफ़ी ज़्यादा सप्लाई डिमांड काफ़ी इशू था। इसकी वजह से जो है इस कंपनी का जो है चाइना में प्राइसेस बढ़ गए इलेक्ट्रिसिटी के, और इंडिया की जो कंपनी थी या गुजरात थेमिस बायोसिन, इसके भी प्राइसेस बढ़ गए। ओवरऑल प्रोडक्ट जो है था इनका जो है अब जो है कास्ट सेम ही कास्ट आने लगी, तो ये कंपनी को भी प्रॉफिट होने लगा। तो आपने समझा कि कैसे 10 सालों से ये जो कंपनी जो डेवलप नहीं कर पा रही थी, अचानक से 3 सालों में डेवलप कर गई।
तो इसका मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर जो चाइना के प्राइसिंग से रिलेटेड था। अगर कंपनी में हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें काफ़ी ध्यान देना पड़ेगा कि फ्यूचर में चाइना के इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस कैसे चेंज हो रहा है, जो कि इस कंपनी के बिजनेस को अफेक्ट कर सकता है। तो अगर बात करें कंपनी की प्रोडक्ट्स की, तो कंपनी के पास बेसिकली रिफॉर्म मशीन में ही दो प्रोडक्ट हैं। एक रिफॉर्म मशीन एस, जिसकी करंट टाइम में कंपनी के पास कैपेसिटी 10,000 किलोग्राम पर मंथ है, और रिफॉर्म मशीन ओ की जो कैपेसिटी है 6,000 किलोग्राम पर मंथ है। कंपनी के पास सिर्फ दो ही प्रोडक्ट हैं, जिससे वजह से कंपनी में ये कंसंट्रेशन रिस्क हो जाता है प्रोडक्ट का, जो कि बिजनेस को रिस्की बना देता है। इसके अलावा बात करें कंपनी के डोमेस्टिक मार्केट में कोई कंपटीटर नहीं है, लेकिन यस, इंडिया में जो दूसरे फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर है वो अपना रॉ मटेरियल जो प्रोक्योर करते हैं चाइना से, तो कंपटीटर तो है इंडिया में नहीं है, लेकिन ग्लोबल मार्केट में है इसके कंपटीटर। यहीं पर बात करेंगे कंपनी के पास दो प्रोडक्ट के साथ साथ सिर्फ दो ही क्लाइंट हैं। अगर कंपनी की रेवेन्यू की बात करें तो 127 करोड़ की रेवेन्यू जो सिर्फ दो क्लाइंट से आ रही, तो ये भी काफ़ी रिस्की बना देता है। इवन दो कंपनी कह रही है कि हम दो और क्लाइंट ऐड कर रहे हैं। इसके अलावा अगर बात करें कंपनी की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 75% थी जब लास्ट अर्निंग कॉन्फ्रेंस कॉल हुई थी, और इन्होंने कहा कि पहले 2 क्वार्टर में इस साल के हम फुल कैपेसिटी यूटिलाइज कर लेंगे। और देखा भी गया था कि जो करंट टाइम में रेवेन्यू थी जो 19-29 करोड़ हुआ करती थी, अभी 45 करोड़ रेवेन्यू हो गई है। तो उसकी वजह से जो है रेवेन्यू मुझे लगता है कि यह पीक पे जा चुकी है ऑलरेडी। 100% मुझे लगता है कि कैपेसिटी यूटिलाइज हो गई होगी, और फ्यूचर में अभी कोई ऐसा क्लियर नहीं पता है कि अगले 2 साल में ग्रोथ कहाँ से आएगी। अगर ये क्लाइंट ऐड भी कर लेते हैं तो उनको डिलीवर कहाँ से करेंगे, क्योंकि कंपनी के पास कैपेसिटी है भी नहीं, और नई जो कैपेसिटी लगा रही है उसके बारे में भी अभी बात करेंगे, जिसको आने में अभी 2 साल का टाइम लग सकता है। तो हो सकता है कंपनी कुछ डीबॉटलनेकिंग करे, यानी एग्जिस्टिंग कैपेसिटी में ही कुछ बढ़ाने की कोशिश कर ले, लेकिन ये यूजुअली बहुत ज़्यादा होता नहीं है। मैक्सिमम 20 से 30% जो है कैपेसिटी बढ़ाई जा सकती है, लेकिन इसमें अभी जो है 2 साल तक जो इन्वेस्टर ऑलरेडी इन्वेस्टेड उनको काफ़ी पेशेंस के साथ इस शेयर को होल्ड करना पड़ेगा। इसके अलावा बात करें मैनेजमेंट का, प्राइसिंग पे जो कमेंट्री थी, उन्होंने कहा कि हमें जो है हमारा जो ऐसा स्ट्रक्चर है, जो हमारी जो है डील हो जाती है हम उसी प्राइस पर डिलीवर करते रहते हैं, लॉन्ग टर्म डील होती है। तो इसके अलावा जो अगर प्राइसेस बढ़ जाते हैं तो हम उसको पास ऑन नहीं कर पाते, यानी जो भी कॉस्ट बढ़ेगी हमें खुद ही बियर करना पड़ेगा। तो ये थोड़ा निगेटिव पॉइंट हो जाता है इस कंपनी में। इसके अलावा बात करें जो सबसे इम्पॉर्टेंट कि ग्रोथ कहाँ होगी, हमें जो है इन्वेस्टमेंट में जो अगर किसी कंपनी का जो है हाई पी पे करते हैं, अगर करंट टाइम में पी की बात किया जाए तो करंट टाइम में कंपनी की जो है 15 का पी है, ठीक ठाक ओवरऑल, बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन ओवरऑल बात करेंगे 2 साल तक ग्रोथ कहाँ से आएगी, क्योंकि पी जो है डिटरमाइन होता है ग्रोथ से। 2 साल में कोई खास ग्रोथ होने वाले नहीं है, क्योंकि कंपनी जो कैपेसिटी ऐड कर रही है 2 साल लगने वाले हैं, और इसमें कंपनी 200 करोड़ का कैपेक्स कर रही है, जो कि काफ़ी बड़ा कैपेक्स है। अगर कंपनी की बात करें टोटल रेवेन्यू को 127 करोड़ की है, कंपनी का प्रॉफिट 48 करोड़ का है, इसका 4 गुना, यानी कंपनी की नेटवर्थ जो है सिर्फ 100 करोड़ की है। कंपनी के पास कोई लोन तो है नहीं, लेकिन कंपनी के पास कैश में एसेट देखा जाए, कैश जो है सिर्फ 12 करोड़ का दिख रहा है यहाँ पे। तो मैक्सिमम 20 से 25 करोड़ कैश होगा, तो 200 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर लिए कि कंपनी को फंड तो रेस करना पड़ेगा, चाहे इक्विटी डायलूट करके या फिर जो है डेप्ट भी ले सकती है, बोरो कर सकती है कंपनी को। तो ये काफ़ी देखना पड़ेगा कि कंपनी कैसे जो है 200 करोड़ का कैपेक्स कैसे करती है। तो इसके अलावा बात करें कि जो कंपनी जो है ये जो है 6 प्रोडक्ट लॉन्च करेगी, तो 6 प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए क्या प्रोसेस होती है। तो कंपनी पहले स्ट्रेन आइडेंटिफाई करेगी, लेबोरेटरी में बनाएगी, तो 12 प्रोडक्ट कह रहे हैं कि तकरीबन बनाएगी पायलट फैसिलिटी में। पायलट फैसिलिटी ये कह सकते हैं कि लेबोरेटरी में बनाना अलग चीज़ होती है, लेकिन फिर उसको कमर्शियल प्रोडक्शन करने के लिए हम डायरेक्ट कमर्शियल प्रोडक्शन नहीं करते, उसका पहले मॉडल बनाते हैं। पायलट फैसिलिटी जिसको बोला था, उसमें चेक किया जा सकता है कैसे इफिशिएंट तरीके से कमर्शियल प्रोडक्शन किया जा सकता है, लेबोरेटरी से हट करके कमर्शियल प्रोडक्शन। फिर उसमें जो इफिशिएंट होता है उसको जो है फिर स्केल करते हैं कमर्शियल लेवल के लिए, उसी पायलट फैसिलिटी को। तो यहाँ पे कंपनी कह रही है 12 प्रोडक्ट का तकरीबन करेगी, तो 6 प्रोडक्ट उसमें जो है कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए कंपनी फिर काम करेगी उस पर। तो इसमें जो है इसमें कह रही है मैनेजमेंट ने कहा कि इसके डोमेस्टिक में कंपटीटर है, तो ऐसा भी नहीं है कि जो है नया प्रोडक्ट लॉन्च करे उसके डोमेस्टिक में कोई कंपटीटर नहीं है। तो ये रहा ओवरऑल कंपनी के बिजनेस के बारे में। इसके बाद बात करें अभी क्या कंपनी में अनसर्टेनिटी। एक तो कंपनी का 6 प्रोडक्ट है, कौन से हैं ये तो कंपनी डिस्क्लोज नहीं करेगी जब तक ये खुद लॉन्च न कर ले। इसके अलावा
6 प्रोडक्ट से कितनी रेवेन्यू आएगी, कितना मार्केट साइज़ होगा, कितना जो है प्राइसिंग होगा कंपनी को, कितना प्रॉफिट होगा, ये सारी चीज़ें काफ़ी अनसर्टेन है। बहुत सी कंपनी प्लान तो लाती है, एग्जीक्यूट कैसे करेगी, क्योंकि पिछले काफ़ी लंबे समय से इन्होंने कोई एक्सपेंशन नहीं लिया। तो ये जो नई मैनेजमेंट आई करंट टाइम में, सीईओ ने भी रिज़ाइन कर दिया। आप देख सकते हैं कि न्यूज़ है कि पिछले महीने सीईओ ने रिज़ाइन कर दिया, जो कि पहले नहीं था। तो ये सब ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा देखने लायक होगा। करंट टाइम में मेरी क्या इन्वेस्टमेंट अप्रोच होगी, तो ये कंपनी को मैं वॉच लिस्ट में लगा के ऐड करूँगा, दोबारा विजिट करूँगा। FY23 नहीं बल्कि FY24 के जो है एंड तक देखेंगे, यानी 2023 के एंड में या 2024 के शुरुआत में देखेंगे कंपनी में क्या चल रहा है, कंपनी कहाँ तक पहुंच गई है और क्या अभी क्या आउटलुक, क्या सिनेरियो बन रहा है। तब तक के लिए जो है इस कंपनी को वॉच लिस्ट में लगा के रखूँगा। इसके अलावा इस कंपनी में मैं इन्वेस्टमेंट तो नहीं कर रहा, लेकिन अगर आपको जानना है कि मेरी करंट टाइम में किस किस कंपनी में इन्वेस्टमेंट है, तो आप जो है हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.insiderpedia.in, और यहाँ पे जो है मेंबरशिप पोर्टल पे क्लिक कर सकते हैं, जो कि हम जो सिर्फ मेंबर्स को एक्सेस देते हैं। यहाँ पे मेरा पोर्टफोलियो, इसके अलावा क्या परफॉर्मेंस रही थी, कि कौन कौन सी कंपनी में स्टॉक में है, कौन सी कंपनी वॉच लिस्ट में, सारी डिटेल सब कुछ जो है मैं अपना जो भी मेरी पॉइंट ऑफ व्यू होती है मैं टाइम टू टाइम शेयर करता रहता हूँ। तो इसका भी एक्सेस ले सकते हैं। और जो है वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारे सोशल मीडिया पेजेस को भी फॉलो कर सकते हैं। तब तक के लिए फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैव ए गुड डे।